क्या सोचते हैं जब जयराम महतो का आप नाम सुने कि वो भी यहाँ से उम्मीदवार है? हम कह रहे हैं कि भीड़, रील्स के व्यूज और कूदने फानने, गाली देने, बदतमीजी करने से नेता अगर मान लिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो गाली गलौज करके वायरल हुए, उनको नेता मान। विजन कहाँ है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि विजन क्या है बेरमो के डेवलपमेंट का? जयराम के पास विजन क्या? सिर्फ यही कि बाहर ही भगा देंगे। जयराम झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, और जनता को भावनात्मक भाषणों के आधार पे सिर्फ अपनी ओर अट्रैक्ट करना और कोई विकल्प नहीं देना। विजनरी नहीं है जयराम। आप संजय से भी मिले होंगे, आपने संजय से भी बातचीत की होगी, वो भी यही बात करेंगे, विजनरी नहीं है जयराम। हम कह रहे हैं कि जयराम के घोषणा पत्र में अगर इन चीज़ों का जिक्र है जो हम कर रहे हैं तो हम जयराम के समर्थन में आ जाएंगे। जयराम सिर्फ झूठ बोलेंगे, सिर्फ भावनात्मक बातचीत करेंगे। कब सुनील महतो की हत्या हुई उसको याद करा करा के खौफ पैदा करेंगे, मतलब बरगलाने की बात। हाँ, मतलब सुनील महतो की हत्या कब हुई, निर्मल महतो की हत्या कब हुई, और बाकी जो लीडर्स का वो नाम लेते हैं इनकी हत्या के, उसको याद करा करा के आप खौफ पैदा करते हैं। जयराम ने कहा कि वो समाजवादी लीडर हैं, ठीक है। अनूप सिंह और रविंद्र पाड़े समाजवादी नहीं है, जयराम ने अपने स्टेटमेंट भाषण में कहा। और हम मानते हैं कि अनूप सिंह और रविंद्र पाड़े समाजवादी नहीं है। वो समाजवादी होते तो आम जनता के बीच बहुत कुछ होता। मेरा ये संकल्प है कि मौका मिला अगर प्रतिनिधित्व का, बेरमो के लोगों ने दिया मुझे मौका, तो बेरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा हम 3 साल के अंदर बनाएंगे। 3 साल के अंदर अगर इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, ये मुद्दे पूरे नहीं हुए, तो 3 साल के अंदर झारखंड का, 3 साल के बाद सिर्फ बेरमो ही नहीं, झारखंड का कोई भी आदमी मेरे ऊपर एफआईआर कर सकता है, कोर्ट जा सकता है मेरे खिलाफ। नमस्कार, दामोदर की धरती पर हूँ। हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश हैं। बेरमो विधानसभा लगातार कवर कर रहा हूँ। 3-4 दिनों से बेरमो के अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि यहाँ का समीकरण क्या है, इस बार क्या स्थिति है, क्या माहौल है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी कई हैं। अनूप सिंह हैं, रविंद्र पांडे हैं, युवा नेता के नाम से एक जो कहते हैं कि खतियानी है, झारखंडी है, जयराम महतो, वो भी मैदान में है। अब हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश हैं जो बतौर प्रत्याशी हमसे जुड़ रहे हैं। दरअसल इनसे बातचीत करना इसलिए भी अहम है कि तीर्थनाथ आकाश का जो परिचय है वो जो झारखंड या झारखंडियत को समझते हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको समझते हैं, तो इनका परिचय की ज़रूरत नहीं है। भाषा आंदोलन से हो या फिर जो खातियान की जो राजनीति हो या फिर कहें जो आंदोलन हो, उससे उभरे हैं। बेरमो की लड़ाई दिलचस्प है। यकीन मानिए, आप जब 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो आप जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिएगा, क्योंकि माहौल जो है उस दिन, मौसम जो है बिगड़ जाएगा। समीकरण जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे तो झारखंड की कई विधानसभा सीट है जो अपने आप में हॉट सीट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेरमो को अगर मैं कहूँ तो 3-4 हॉट सीटों में तो सबसे ज़्यादा जो है हॉट जो है तापमान यहाँ का बढ़ा हुआ है। आकाश जी, पहले तो बहुत बधाई आपको कि इतना गट्स लाए अपने अंदर की विधायकी का चुनाव में जो सीधे आप आ गए। सब ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रांची से मतलब आए हैं, मिल रहे हैं। हम जिन उद्देश्य के साथ, जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके फॉलोअप के माध्यम से मेरे जनता के बीच है। और दूसरा मेरे लिए सौभाग्य है कि हम इसी फॉलोअप से अपने पत्रकारिता के जीवन, खासकर डिजिटल पत्रकारिता की हम शुरुआत किए हैं और उसमें हमको मौका मिल रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। दामोदर का जिक्र आप हमेशा करते हैं और बेरमो से हैं आप, यहाँ आप जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं। कितना समझते हैं बेरमो को? अब तक बेरमो में जो लोग राजनीति के, जो राज की एक तरह से कहें, कहाँ पाते हैं बेरमो को आप? दामोदर का कोरा में हम पैदा हुए हैं। मतलब दामोदर के इर्द गिर्द बेरमो बसता है दोनों तरफ, और मेरे पुरखों को उसी दामोदर के किनारे में जलाया गया है। तो जो लोग भी मरे, मेरे दादा मरे, मेरी दादी मरी, और उससे पहले जो लोग मरे, मेरे और दादा लोग मरे, सबको वहीं जलाया गया है। तो दामोदर को हम सिर्फ समझते ही नहीं हैं, बाकायदा दामोदर मेरी नसों में है, हम इसका बेटा हैं। कैसे देखते हैं जिन लोगों ने राजनीति की, हम एक ही उदाहरण देंगे, कहने को तो बहुत कुछ है। हम आज से लगभग 12-15 साल पहले रांची गए थे 2009 में पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बेहतर कॉलेज नहीं थे और हम सिंपल ग्रेजुएशन करने गए थे। मेरा एमए ग्रेजुएशन दोनों बहुत साधारण है, हिंदी से किए, वही करने हम गए थे।
12-15 साल बाद जब हम वापस बैरमो लौटे हैं तब भी 2 कॉलेज है और 12-15 साल पहले भी 2 ही कॉलेज था। इंटर करने के लिए एनजेएस था, लेकिन हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। एक बीडीए कॉलेज और एक केबी कॉलेज, ये 2 ही कॉलेज थे उस समय यहाँ जहाँ ग्रेजुएशन हो जाता था। एमए के लिए बहुत ख़राब स्थिति, एमए के लिए आपको या तो चास कॉलेज या तो सिटी कॉलेज जाना पड़ता था। और जब 12-15 साल बाद वापस लौटे तब भी वही 2 कॉलेज है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 15 साल में, हालांकि उस कॉलेज की स्थापना बहुत पुरानी है, तो अगर हम 25 साल झारखंड का मानें तो 25 साल में इस इलाके में एक भी नया सरकारी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। तो आप इससे सोचिए कि जिन लोगों ने राजनीति की वो 25 साल 30 साल सांसद विधायक रहे हैं, उन्होंने कॉलेज का निर्माण नहीं कराया तो वो क्या विकास किए होंगे इस क्षेत्र। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ है। पहले हम ये जानेंगे कि आकाश जी के दिमाग में ये कहाँ से आया कि हमको विधायकी का चुनाव लड़ना है? कैसे? मेरे दिमाग में, हम पिछले कई लंबे समय से जो अपने क्षेत्र में हैं पत्रकारिता के दौरान भी, और जब भी आंदोलन जो चला, इसी इलाके से आंदोलन बोकारो धनबाद से शुरू हुआ, यहीं के लोगों बच्चों ने शुरू किया। भले आंदोलन की दिशा बाद में बदल गई, वो किसी और दिशा में चला गया, उस पर हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जब से चुनाव का मसला आया, मेरे लोगों ने, जो मेरे यहाँ लोग हैं जो हमको जानते हैं, उन लोगों ने कहा कि प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से जब हम 100 मुद्दे उठाते हैं 10 मुद्दों का समाधान है। उसका रेशियो 90/9 है। आप भी जानते हैं इस बात को, 100 में 100% मुद्दों का समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमको लगा, और मेरे लोगों ने भी कहा कि आप अगर क्षेत्र से बाहर जाकर रांची जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, तो शायद मुद्दे का समाधान होगा। तो हमको लगा कि लड़ना चाहिए। और खासकर बैरमो में एक बाहरी भीतरी की लड़ाई है, मतलब बैरमो का बेटा और जो बाहर से लोग आए हैं वो एक लड़ाई है। तो एक गया से आए हैं जिनके पुरखे, अनूप सिंह तो यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन उनके पुरखों का इतिहास औरंगाबाद का है। उनके जो दूसरे प्रत्याशी हैं रविंद्र पांडे बीजेपी से हैं, उनका इतिहास गया का है। तो फिर यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब मेरा यह आया कि मुझे लड़ना है। फिर उसके बीच में जयराम ने एंट्री मारी कि वो लड़ेगा बोल के। लेकिन बैरमो के अगर हिसाब से देखें तो वो बैरमो का नहीं है, वो टुंडी का है, उडुमरी का भी नहीं है, वहाँ का वोटर नहीं है। तो हमको लगता है कि मुझे इसलिए दामोदर ने चुना, या अचानक मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई, किसी के थ्रू आई हो, इसलिए चुना कि बैरमो में जो चीज़ें नहीं हैं उनको चाहिए। दामोदर को उसका हक देना पड़ेगा, इसकी लड़ाई है। बैरमो के लोगों को उसको धूल जो फाँक रहे हैं, आप जब आप अभी गुजरे होंगे ना, बहुत हाईवा चलता है दिन में रात में, जेना मोड़ से फसरों में सिर्फ धूल उड़ता है। और उस हाईवे का प्रॉफिट विधायक जी को मिलता है, सांसद जी को मिलता है, किसको मिलता है नहीं पता, लेकिन इन्हीं लोगों में किसी को मिलता है। तो धूल फाँक रही बैरमो को स्वच्छ करने के लिए और बैरमो को पाप मुक्त करने के लिए हम ये विचार किए कि चुनाव। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके पास ये एक पत्र है, देखिए घोषणा पत्र है ये, तीर्थनाथ आकाश ने ये खुद तैयार किया है। निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते ये बड़ी बात है कि किसी के पास एक विजन है कि हम क्या करेंगे अगर जनता मौका देती है। हम खुद चाहेंगे कि तीर्थनाथ आकाश जी कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं वो खुद बताएं कि बैरमो के लिए क्या ब्लूप्रिंट ये तैयार किए हैं। 3-4 पॉइंट हम बताते हैं। पहली बात तो कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैंने अभी तक फिलहाल नहीं देखा किसी ने घोषणा पत्र जारी किया। सरकारें बनती हैं तो बीजेपी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया जो पूरे झारखंड के लिए होगा। कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया जो पूरे झारखंड का, और तमाम पार्टियां जो भी करती हैं वो पूरे स्टेट लेवल करती हैं। एक विधानसभा के लिए किसी का कोई विजन नहीं होता है, सिर्फ रोड नाली इस पे। मेरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि हम आज से 15 साल 12 साल पहले, जो हम पहले बताएं कि हम रांची गए परिवार को छोड़कर, परिवार के लोगों ने मुझे भेजा पढ़ने के लिए, बहुत दुख के साथ भेजा था। मैं एक बेटा है अपने पिताजी का, माँ का, फिर भी भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि पढ़ने की व्यवस्था। मेरा पूरा जो फोकस है वो 2 चीज़ों पर है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, मतलब पढ़ाई और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। मेरा ये विज़न है कि अगर हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, बैरमो के लोगों ने मुझे चुना, तो बैरमो में आने वाले 5 साल के अंदर, मतलब मेरे कार्यकाल में, लगभग 100 से 150 वीडियो सीओ, थाना प्रभारी या सरकारी नौकरी वाले बच्चों को बना देना है। वो कैसे है तो हम आपको बता देते हैं। पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जब बैरमो आप आएंगे तो प्रखंड वाइज भी घूमेंगे तो आपको कॉलेजेस नहीं, खासकर हम अगर जरीडी प्रखंड जहाँ हम आप अभी बैठे हैं, जो मेरा प्रखंड है, जो मेरी भूमि है, यहाँ डिग्री कॉलेज ही नहीं है।
आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका आपके एक टच पे आपके फ़ोन पर आ जाता है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। पढ़ने के लिए आपको 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ा सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले जो मेरा इम्पोर्टेंट है कि हर प्रखंड में एक सारी सुविधाओं से, शिक्षकों से और आधुनिक डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे। ये मेरा, और ये हम 3 साल के अंदर, मैंने लिखा है बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी है। विज़न होगा तो 3 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, विज़न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। मैंने एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना का दिमाग में रखा है, एक ऐसी योजना, दामोदर स्कॉलरशिप स्कीम। हालांकि ये सरकारें करती हैं, लेकिन हम अपने विधानसभा क्षेत्र में बता रहे हैं कि हम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और फेयर होगा। और इस राज्य के गरीब तबके के एकदम आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ख़राब है, अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका बच्चा पढ़ने लिखने में बेहतर हो, तो उनको हम उस छात्रवृत्ति के योजना के तहत चुनेंगे। और हर प्रखंड से 10-10 बच्चे, मतलब 5 लड़कियां और 5 लड़के, मैंने हर प्रखंड से 10 बच्चे, यानी एक विधानसभा में 40 बच्चे, उनको रांची में रखने का, उनके रांची में कॉलेज एडमिशन्स का, पढ़ने में तेज हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डोनेशन देकर एडमिशन कराएंगे। अगर वो पढ़ने लायक स्थिति में एकदम इंटर के बाद, अगर हमको नवंबर में चुना जाएगा, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, और मार्च के महीने में जैसे इंटर के एग्ज़ाम खत्म होते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम तभी से शुरू होगा और बच्चों को चुना जाएगा। और हर प्रखंड से 10 बच्चे, 40 बच्चे विधानसभा से, उसको रांची में रहने का, खाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सरकारी नौकरी की सारी तैयारी का सारा जिम्मा मेरा हो। मतलब इंटर के बाद के बच्चों की, 40 बच्चों की जिम्मेदारी विधानसभा के अंदर, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके सारी 5 साल की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये मेरा एक क्या बोले प्रण है। मेरा ये संकल्प है कि मौका मिला अगर प्रतिनिधित्व का, बैरमो के लोगों ने दिया मुझे मौका, तो बैरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा हम 3 साल के अंदर बनाएंगे। एजुकेशन की बात हो गई, कुछ ऐसा जो आप टोटल 35 दर्शकों को बता दिए, टोटल 35 है, उससे ज्यादा है। अच्छा, हाँ, उससे ज्यादा 26 है टोटल 26 है। और प्रखंड वाइज आपने किया है, प्रखंड वाइज, मतलब बेरमो, समस्त बेरमो के लिए, और जो यहाँ पर प्रखंड आते हैं उसके लिए भी जो है इनके पास अपना एक प्लान है। जैसे जरीडी प्रखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जो अनुमंडल कार्यालय है वो बहुत दूर पड़ता है। ठीक है, तो उसको अनुमंडल बनाएंगे जेने मोड़ को। बैरमो का जो जिला मुख्य, मतलब बोकारो का जो जिला मुख्यालय है, वो बैरमो के अंतिम छोर से बहुत दूर पड़ता है। तो एक वो पुरानी डिमांड है, चित परिचित मांग है कि बैरमो को जिला बनाना है। तो उसकी लड़ाई को और मजबूती से करेंगे। हालांकि जो विधानसभा चुनाव अभी लड़ रहे हैं वर्तमान विधायक, उन्होंने भी वादा किया तो पूरा नहीं किया। लेकिन मेरा ये 3 साल का कमिटमेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि 3 साल में सारी घोषणा को करेंगे। हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप 2-4 पॉइंट और बताइए जो आपका अपना विजन हो, जो समान, मतलब कि लोग, बाकी जो प्रत्याशी हैं या फिर जो बाकी लोग हैं जो वादा कर रहे हैं, कुछ अलग क्या है आपके इस घोषणा पत्र में? देखिए, हम विधानसभा के अंदर एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय बनाएंगे, क्योंकि इस इलाके में भोजपुरी, मगही और बाकी मतलब भाषा की लड़ाई जो 2021 में शुरू, इसी इलाके से शुरू हुई। तो मेरा मानना है कि जब हमारे बच्चे भाषा का ज्ञान ही नहीं रखेंगे, भाषा की जानकारी ही नहीं होगी, तो वो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सिर्फ गाने सुन लेने से या बोल लेने से तो नहीं होगा ना। उसका सरकारी नौकरियों में हिस्सा भी होता है, जेपीएससी जेएसएससी में भाषा का एग्जाम भी होता है। तो इस महाविद्यालय में झारखंड के जो खासकर इस इलाके की जो भाषाएं हैं, जैसे कुड़माली, खोरठा और संथाली, इन भाषाओं की पढ़ाई होगी। ग्रेजुएशन, एमए ये होगा। ये महाविद्यालय हम अपने तरीके से इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये, एजुकेशन के अलावा और क्या आपके पास विजन है? एजुकेशन के घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया होगा। एजुकेशन के अलावा स्वास्थ्य पर है। ठीक है। एक ऐसा अस्पताल जहां इलाज कराने के लिए कम दर देना पड़े, कम पैसा देना पड़े। इस इलाके में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। हर पंचायत में एक आध हॉस्पिटल, नर्सिंग हॉस्पिटल टाइप का छोटा वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है और इलाज की बहुत खराब स्थिति है इस इलाके में। तो उस पर काम करना है। और मेरा जो एक व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है, पैसा या व्यापार का माध्यम नहीं, पैसा कमाने का नहीं है। मेरे घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है और हम इसको ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि मुझे जो तनख्वाह मिलेगी अगर मैं जीत कर आता हूँ, उसका 90% हिस्सा बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर
उसमें डालेंगे और वो आम जनता के बीच का खर्च होगा। उसमें हम अकेले, अगर आपका तनख्वाह है तो आप 90 रुपया आप खर्च कर देंगे समाज सेवा में, और वो हम 10 रुपया रखेंगे अपने वो हम अकेले जिम्मा भी नहीं लेंगे। मतलब हर प्रखंड से प्रबुद्ध लोगों को चुना जाएगा, जॉइंट अकाउंट होगा और वो उसके मालिक को तमाम लोगों, ऐसा नहीं कि हमको मन किया फलना को हम पैसा दे दिए, वो तमाम लोग तय करेंगे कि हाँ इसको चाहिए तो वो दिया जाएगा। और उसमें मेरे जितने सारे दोस्त बाहर काम करते हैं वो तमाम लोग इस बात, पहले बातचीत हुई है तो हमने कहा कि हम डोनेशन करते रहेंगे ताकि बेरमो का डेवलपमेंट। मेरा एक ही संकल्प है कि बेरमो को 3 साल के अंदर झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बना देना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। 5 साल के अंदर बेरमो में 200 से 250 से ज़्यादा बच्चों को तैयार करना है जो BDO CO या सरकारी नौकरी में, BDO CO थाना प्रभारी में। क्योंकि हम इस इलाके में एक बात चलती है कि बाहरी आ गया, बाहरी कब्जा किया, बाहरी कब्जा कर लिया, BDO बड़ा बाबू जो है बाहरी है, थाना प्रभारी बाहरी है। तो हम कह रहे हैं बाहरी है, वो इस बात को लेकर है कि वो पढ़कर नौकरी लेकर आया है। मेरे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनका बेस बहुत कमज़ोर है, सरकारी विद्यालय में वो स्थिति नहीं, तो पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं पाएंगे तो बाहरी ही आएगा। तो हम BDO CO तैयार करना चाहते हैं, हम इन यहाँ के लोगों के बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा लेना चाहते हैं। और अभी तक जितने लोग भी यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं वो सिर्फ रोड, नाली, सड़क, आवास बना देंगे, शौचालय बना देंगे, इसी पे बात करें। किसी ने किसी के बच्चे के पढ़ाने का, हम 40 बच्चों के पढ़ाने का जिम्मा 1 साल में, तो सोचिए कि 5 साल में 200 बच्चे होते हैं जिनके पूरे ग्रेजुएशन, MA और सरकारी नौकरी की तैयारी का सारा जिम्मा मेरा है। हम चाहते हैं कि जो दर्द हम झेले हैं, हमारे परिवार के लोगों ने जो दर्द झेला है, बाहर पढ़े हैं, आर्थिक स्थिति, मेरे ऐसे कितनों के सपने, मेरे पिताजी चले आर्थिक रूप में मजबूत थे, उन्होंने पढ़ा लिया, लेकिन मेरे जैसे हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो अपना सपना अपनी आंखों में मार देते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता। एक भी बच्चा को हम इस बात के लिए पढ़ाई छोड़ने नहीं देंगे कि उसके पास पैसा नहीं। बाकी बच्चे सब खुद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नौकरी हो जाएगी, सब कर लेंगे, उसके लिए उसके बाद तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया बात है धीरज जी, आपका एक पॉजिटिव विज़न है बेरमो के लिए और अलग अलग प्रखंडों के लिए आपने जो बनाया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक चीज़ और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, धीरज जी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है उसे लेकर के एक हलफनामा भी है। मतलब ये बड़ी बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे लेकर के एक हलफनामा भी तैयार कर रहा हूँ। मतलब कि मैं ये जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो जिम्मेवार भी मैं हूँगा। ये हलफनामा हमारे साथ, ये एफिडेविट है, यही है ना? यही है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है? हाँ, नहीं ये इसलिए है क्योंकि हम लोग बार बार जब पिछले 2-2.5 साल 3 साल से सामाजिक मुद्दों पर काम जब कर, उससे पहले से, लेकिन जब से ये आंदोलन चला, हम लोगों ने बार बार ये कहा कि हम राजनीतिक ट्रेंड जो है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। तो वो बदलेगा कब? अब जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अरे फलना भी तो बोल के गया था। नेताओं को लेकर एक माइंडसेट बन गया है कि वो झूठ ही बोलता है, वो धोखा ही देता है। हम ये बता रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, हम, मेरे पास, आप मेरा ऑफिस देखें, मेरा 2 तल्ले का ऑफिस है, मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, हम सब कुछ छोड़कर अगर अपनी माटी में वापस आए हैं तो झूठ बोलने के लिए नहीं है। 3 साल के अंदर अगर इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, ये मुद्दे पूरे नहीं हुए, तो 3 साल के अंदर झारखंड का, 3 साल के बाद सिर्फ बेरमो ही नहीं, झारखंड का कोई भी आदमी मेरे ऊपर FIR कर सकता है, कोर्ट जा सकता है मेरे खिलाफ कि तीर्थनाथ ने झूठ बोलकर, धोखा देकर जनता का वोट लिया और उसके बाद वो जीता और सब कुछ भूल गया। बड़े बड़े बाहुबली और बड़े बड़े कद्दावर नेता भी चुनाव हारे हैं। विजन इंपॉर्टेंट है। जनता, हम ये नहीं कह रहे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, या हम ये एकदम नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम देखिए बस खाली हमको हम बड़बोला नहीं है, लेकिन यह है कि ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव मेरे लिए बेरमो के परिवर्तन की यात्रा है जिसकी नींव मैंने रखी है। अब यात्रा लंबी चलेगी, जब तक बेरमो को बदलेंगे नहीं, जब तक झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे नहीं, तब तक यात्रा चलेगी। 23 नहीं, 24 नहीं, 29 सही, 29 नहीं, 35 सही, वो चलता रहेगा। प्रयास तो नहीं रोकेंगे भैया हम, मतलब बाहुबल है, धनबल है, सब कुछ है, एक तरफ झूठ भरा पड़ा है, बड़े बड़े वादे भरे पड़े हैं, उस बीच हम निकले हैं अगर, तो धनबल के नाम पर सिर्फ हम खुद को रोकेंगे नहीं। आप जब जा रहे हैं, बेरमो में घूम रहे हैं, आप बोल रहे, खैर आप यहाँ के हैं तो ज़्यादा पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन चूंकि चुनाव है, लोगों को चुनना है अपना नेता, क्या लग रहा है जब लोगों के पास जा रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्या टटोल पा रहे हैं आप? देखिए, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, पलायन, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जरीडी प्रखंड में आप आएंगे तो कॉलेज की स्थिति खराब है। मतलब तो एजुकेशन पूरा फोकस है आपका, और इसी से आप इसी पर वोट मांग रहे हैं, इसी मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं आप। एजुकेशन है और दूसरा स्वास्थ्य है। आप ठीक है,
जब तीर्थनाथ आकाश की बात होती है तो नाम जयराम का भी आ जाता है। ये मुझे नहीं पता क्यों आता है। शायद मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि एक ही आंदोलन से आप लोग उभरे हैं, चाहे वो झारखंडियत की बात हो, चाहे वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे की बात हो। आपकी पहचान उसी से है और जयराम की भी है, तो जयराम का नाम आना लाजमी भी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप भी युवा हैं, वो भी युवा है। जो आपके विरोधी हैं वो आप पर कई आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उन विरोधियों का जवाब दे पाए तो एकदम आपको देना भी चाहिए। आपको चुनाव लड़ने को लेकर के जो है यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अनूप सिंह की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं, पैसा दिए हैं आपको अनूप सिंह चुनाव लड़ने के लिए। हम ये कह रहे हैं, ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति यह बात साबित कर दे कि हम अनूप सिंह का पैसा लेकर या रविंद्र पांडे का पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इस चुनाव से खुद को ड्रॉप कर देंगे, एकदम ड्रॉप कर देंगे। गवाह, सबूत, ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा तो थोड़े मान लेंगे। सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला जाता है। जयराम के बारे में बोला जाता है, मेरे बारे में बोला जाता है, जयराम के बारे में बोला जाता है बीजेपी से खेल रहे हैं, कभी जेएमएम से खेल रहे हैं, कभी ये नहीं होता है। जब हम चुनाव में उतरे हैं तो मेरे अलावा 13 प्रतिद्वंदी हैं मेरे सामने, 13 प्रत्याशी हैं और मेरे सामने 13 को 13 ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मेरे खिलाफ फैलाया हो तो निश्चित ही चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नहीं, जनता को पता है। मेरे पास पैसा होता तो हम बड़ा काफिला रखते जिसके खिलाफ हम हैं। हमको पैसे से चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम चाहते हैं, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है इस चुनाव में। बहुत मिनिमम खर्च जो है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मेरे परिवार के लोग सक्षम हैं, मेरे दोस्त यार सक्षम हैं, हम वही कर रहे हैं। चंदा मांगेंगे जनता से, लगेगा कि नहीं सक रहे हैं, चंदा मांगेंगे जनता से, उससे कोई। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझे अगर पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए, अनूप सिंह या रविंद्र पांडे की हम बात कर रहे हैं, तो वो सबूत के आधार पर बात होनी चाहिए। आपको पता है कि हम लोग इस फील्ड में अफवाहों पर कितना भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खासकर जयराम के जो लोग हैं, आप उनके जो समर्थक हैं, वो इस बात को पिन आउट करते हैं, वो सिर्फ उसको चमकाते हैं जगह जगह पर। जयराम महतो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीर्थनाथ आकाश जयराम महतो के वो किस तरीके से ले रहे हैं, और बाकी जो है और प्रत्याशी हैं, चाहे वो रविंद्र पांडे, अनूप सिंह हो, क्या सोचते हैं जब जयराम महतो का आप नाम सुने कि वो भी यहाँ से उम्मीदवार है? जयराम झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, और जनता को भावनात्मक भाषणों के आधार पे सिर्फ अपनी ओर अट्रैक्ट करना और कोई विकल्प नहीं देना। मैंने तब भी कहा कि हम बाहरी भगाने की जो बात करते हैं, बाहरी भगा देंगे, लेकिन जब बीडीओ सीओ कार्यालय से हम बीडीओ सीओ बाहरी जो है उसको भगा देंगे तो वहाँ एक बीडीओ सीओ देना पड़ेगा ना। उसके लिए हमको, मेरे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जयराम सिर्फ झूठ बोलेंगे, सिर्फ भावनात्मक बातचीत करेंगे। कब सुनील महतो की हत्या हुई उसको याद करा करा के खौफ पैदा करेंगे, मतलब बरगलाने की बात। हाँ, मतलब सुनील महतो की हत्या कब हुई, निर्मल महतो की हत्या कब हुई, और बाकी जो लीडर्स का वो नाम लेते हैं, इनकी हत्या के, उसको याद करा करा के आप खौफ पैदा करते हैं। आप बताइए कि बिरसा मुंडा को ही मारा गया जेल के अंदर डाल के। लोग भले ही कई लोग उसको बताते हैं कि हैजा हो गया, कई लोग बोलते हैं कि जहर दे दिया गया। तो क्या आज के दौर में भी हम ये खौफ पैदा करें कि अरे उसको जेल ले जा रहा है, उसको जहर खा के मुरा देगा, कहे कि बिरसा मुंडा को मुरा दिया? तो ये खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। विजनरी नहीं है जयराम। आप संजय से भी मिले होंगे, आपने संजय से भी बातचीत की होगी, वो भी यही बात करेंगे, विजनरी नहीं है जयराम। हम कह रहे हैं कि जयराम के घोषणा पत्र में अगर इन चीज़ों का जिक्र है जो हम कर रहे हैं, तो हम जयराम के समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि सिद्दीकी जी बुरे हैं, सिद्दीकी जी बुरे हैं, सिद्दीकी जी बुरे हैं, तो आप सिद्दीकी जी के पैरेलली एक ऑप्शन दीजिएगा ना कि देखो ये अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ भी जब वो आए बैरमो में, हम एक ही उदाहरण पे आपको, आप समझ जाइए कितने विजनरी हैं वो। बैरमो जब उन्होंने नॉमिनेशन कराया तो वो कह रहे थे, मैंने उनके भाषण में सुना कि जयराम नहीं पसंद है, जेल कैम्प नहीं पसंद है, तो नोटा में वोट कर दीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को वोट मत करिए। रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट मत करिए, हम भी कह रहे हैं, मैंने भी सुना, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं जहां भी जा रहा हूँ, मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि रविंद्र पांडे, अनूप सिंह को बाहरी हैं बोल के वोट मत करिए। लेकिन उसके अलावा 12 झारखंडी प्रत्याशी हैं, आप उनको चुनिए। किसी को तो
किसी के पास तो विजन होगा। जयराम कह रहे हैं नोटा में वोट कर दी। एक बार अगर हम सपोज कर ले, मान ले अगर 2 लाख लोग नोटा में वोट कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा? री इलेक्शन होगा, फिर बेरमो पीछे जाएगा ना। उनके पास विजन होता तो ये बातचीत ही नहीं करते। उनका मानना है कि सिर्फ वही एकमात्र सर्वमान्य लीडर हैं और बाकी सब लोग करप्ट हैं, बाकी सब लोग भ्रष्ट हैं। मैंने छोड़ दिया साथ, संजय ने छोड़ दिया साथ, रिजवान ने छोड़ दिया साथ, अमित महतो साथ आए थे उन्होंने छोड़ दिया, खुशबू कुमारी थी आपका ये चंदन क्यारी से, उन्होंने साथ छोड़ दिया, और आपका सुर सिंह बेशरा बहुत समर्थन में थे, वो साथ छोड़ दिए। गीता श्री उरांव जिसने सबसे पहले जयराम के सुरक्षा की मांग की थी मुख्यमंत्री से, उन्होंने साथ छोड़ दिए। और ऐसे सैकड़ों नाम गिना देंगे हम, 1000 से ज्यादा नाम गिना देंगे, लेकिन हम 7 लोगों की बात करें कि इस 7 के 7 लोग करप्ट हैं और सिर्फ जयराम सही है, ये संभव है? ये 7 लोग कह रहे हैं कि जयराम के पास विजन नहीं है, जयराम बरगलाते हैं। रिजवान ने भी कहा यही बात कि जयराम बरगलाते हैं, जयराम जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। संजय ने भी कहा, मैं भी कहा, तमाम लोगों ने कहा। तो ये 7 के 7 लोग गलत और एक व्यक्ति मात्र सही है, ये संभव नहीं है। दूसरा, आप ऐसे समझिए, जयराम ने कहा कि वो समाजवादी लीडर हैं, ठीक है। अनूप सिंह और रविंद्र पाड़े समाजवादी नहीं है, जयराम ने अपने स्टेटमेंट भाषण में कहा। और हम मानते हैं कि अनूप सिंह और रविंद्र पाड़े समाजवादी नहीं है। वो समाजवादी होते तो आम जनता के बीच बहुत कुछ होता, उनके पास भी उतनी ही संपत्ति जितनी आम जनता के बीच है, लेकिन वो समाजवादी नहीं। जयराम भी समाजवादी नहीं है, हम इसको ऐसे बता देते। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सबकी बराबर हिस्सेदारी होगी, सबकी समानता होगी, सबका सम्मान होगा। अगर किसी का आबादी कम है तो उसका भी वही सम्मान होगा। आज से पहले क्या ट्रेंड है? आज से पहले ये ट्रेंड है कि सिल्ली क्योंकि कुर्मी बहुल इलाका है तो वहाँ कुर्मी ही विधायक होगा, यही ट्रेंड है। रामगढ़ में यही है कि कुर्मी बहुल इलाका है तो कोई कुर्मी ही लीडर वहाँ होगा। मांडू में भी यही है कि कुर्मी बहुल इलाका है तो कुर्मी ही लीडर होगा। गोमिया में यही ट्रेंड है कि कुर्मी बहुल इलाका है तो कुर्मी ही लीडर होगा। डुमरी में भी वही है, टुंडी में भी वही है, सिंदरी में वही है, कुर्मी बहुल इलाका कुर्मी लीडर होगा। यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन आप निकालिए कि सिल्ली से लेके रामगढ़, मांडू, गोमिया, बेरमो, डुमरी, टुंडी और सिंदरी, सिर्फ कुर्मी चेहरों को जयराम ने टिकट दिया। ये कैसा समाजवाद है? अगर आप सिल्ली में किसी मुसलमान, किसी आदिवासी, किसी ब्राह्मण, किसी राजपूत, किसी घटवार, किसी महली, किसी दिगार, किसी दास, किसी कोयरी, किसी तेली को टिकट देते तो हम मानते कि आप समाजवादी हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जयराम पहली बात तो विजनरी नहीं है, दूसरी बात झूठ बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने कहा था लोकसभा के समय कि हम एफिडेविट करके दे रहे हैं, देंगे कि हम अपने पैसा खर्च करेंगे इतना, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है, लेकिन हम एफिडेविट करके दे रहे हैं। जयराम ने ये नहीं किया। तो विज़न नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काना है, लोगों को झूठ बोलना है, बार बार मैं मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार था, मेरा पानी चढ़ रहा है, मेरा इलाज चल रहा है। इन चीज़ों से क्या हो जाएगा? अब मैं मर ही गया तो राइज को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई तो आएगा ना। जो जयराम के समर्थक हैं वो ये बोल रहे हैं, आरोप ये भी लगा रहे हैं यहाँ पर कि तीर्थनाथ आकाश 5 साल कहीं दिखे नहीं, या जब से यहाँ पर वो हैं चुनाव की तैयारी में कहीं नहीं दिखे, गली मोहल्ला नहीं घूमे। एक जो चुनाव लड़ना, जो विधायकी का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव लड़ता है, वो तैयारी करता है, वो तो दिखे नहीं। सीधे एक बैग जिन की तरह बाहर आ गए और इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। जयराम 5 साल डुमरी कितना, बेरमो कितना घूमे हैं? जयराम को पता है 61 पंचायतों का नाम। जयराम गए हैं क्या राजू, भस्की, बेल्डी? जयराम कितनी बार मेरा पंचायत आए हैं? ये मेरा पंचायत है ना, यहाँ कितनी बार आए हैं? हमारा राजू, भस्की, बेल्डी तमाम जगहों पर गए हैं, चलकरी गए हैं, ये मेरा पंचायत है भाई, मेरा घर है, हम यहाँ पैदा हुए, हम बाहर से थोड़े आ रहे हैं कि हम जा के अपना घूम के हम क्या, हमको पता है यहाँ की समस्याएं क्या है। जयराम के समर्थक यही सब बात करते, बेफिजूल बातचीत। टुंडी से भागा हुआ जयराम डुमरी में गिरता है, और डुमरी में गिरने के बाद वो फिर टपक्का खा के वो बेरमो आते हैं। बेरमो में वो कितना घूमे? चलिए डुमरी तो उन्होंने क्योंकि उनकी जाति का बहुल इलाका है तो वो आंदोलन के दौरान बहुत सभाएं की। बेरमो में उनका क्या था? क्या था उनका बेरमो में?
किस आधार पे बेरमो आए? हम यहाँ पैदा हुए हैं, मेरा नाभि बेरमो में गड़ा हुआ है, मेरा राइट बनता है यहाँ। मेरे पुरखों को इसी दामोदर के तट पर जलाया गया है, उसी दामोदर का पी के हम पानी बड़ा हुए हैं, तो ये मेरा तो अधिकार बनता है। जयराम का यहाँ क्या है, क्या बनता है? सिर्फ इसलिए कि आप भीड़ आती है, आप रील्स में अच्छा वीडियोस बना लेते हैं, आप छत से अच्छा कूद लेते हैं, इसलिए नेता मान ले। आज जयराम बता कि बैरमो विधानसभा का नॉमिनेशन के दिन बैरमो से कितने लोग गए थे? रांची से, गोमिया से, रामगढ़ से, सिल्ली से, डुमरी से, टुंडी से, उनकी जाति के लोग आ जाते हैं। लोकसभा का जो परिणाम आया था बैरमो में 53,000 वोट है मात्र। हाँ ठीक, लोकसभा जयराम की पार्टी को यहाँ से एक अच्छा खासा वोट मिला। ठीक, वो जो मतदाता थे, वो आप जब सवाल उठा रहे हैं तो सवाल ये भी उठेगा कि वो लोग कौन थे तब हम बता जो जयराम को और जेएलकेएम को और जयराम के नाम पर वोट किए? वो लोग सीपी चौधरी से नाराज लोग थे, जो सांसद थे उनसे नाराज लोग थे। सीपी चौधरी ने अपना चेहरा इस इलाके में नहीं दिखाया, वो आए नहीं, वो काम नहीं किए, उससे नाराज लोग थे। लेकिन जयराम से खुश थे ऐसा नहीं था, उससे नाराज लोग थे। कई लोगों ने मदद किया, कई नेताओं ने मदद किया उनको, जयराम को, ताकि जयराम जीत जाए बोल के। जयराम की जाति ने उसको एक क्षत्रिय वोट दिया। पर आप सिर्फ ये बताइए कि वोट मिल गया, भीड़ आ गई, इस हिसाब से नेता मान लिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है, विजन ही नहीं है। कितना भीड़ ला के, हम बिहार का तुलना करें, पवन सिंह भीड़ लाए, चुनाव हार गए। एक वो राजस्थान के भाटी थे, वो भी भीड़ लाए थे, चुनाव हार गए, उनको भी अच्छी वोट पड़ी। हम कह रहे हैं कि भीड़, रील्स के व्यूज और कूदने फानने, गाली देने, बदतमीजी करने से नेता अगर मान लिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो गाली गलौज करके वायरल हुए, उनको नेता मान। विजन कहाँ है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि विजन क्या है बैरमो के डेवलपमेंट का? जयराम के पास विजन क्या? सिर्फ यही कि बाहरी भगा देंगे? सिर्फ यही कि अनूप सिंह का बाबूजी और अनूप सिंह बहुत पैसा कमा लिए? यहाँ के लोग कैसे बढ़ेंगे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मेरे इस मैनिफेस्टो में मैंने एक भी ऐसी बातचीत नहीं की जो संभव नहीं है। मैंने एक बार भी किसी के प्रति ना तो नफरत डाला है, ना किसी को भगाने की बात की। हम अपने लोगों को इतना मजबूत कर देंगे कि लोग जिन जगहों पर बाहरी बैठे हैं, मेरे लोग वहां बैठ जाएंगे खुद ही। मेरा आदमी, मेरा 10 गो वीडियो सीओ तैयार होगा, 20 गो तैयार होगा, तब ना वीडियो ऑफिस में बैठेगा कि हम मैट्रिक फेल हैं, हम ग्रेजुएट पास है और जाकर हम वीडियो ऑफिस में बैठ जाएंगे कुर्सी में, हम आज से वीडियो है। नहीं है ना ऐसा। अच्छा, आप जो जयराम के समर्थक हैं, मैं समर्थक ही बोलूँगा, तब उसका जवाब सही दे पाएंगे। वही बोल रहे हैं कि बेरमो अगर पीछे है तो उसका जिम्मेवार कौन है? लगातार अनूप सिंह के जो पुरख थे वो यहाँ राज करते हैं, फिर अब अनूप सिंह के हाथ में बागडोर है। तीर्थनाथ आकाश अनूप सिंह को लेकर के एग्रेसिव नहीं है, वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे शिक्षा खराब है तो तीर्थनाथ आकाश अनूप सिंह के बारे में क्यों नहीं एग्रेशन दिखा रहे हैं? यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य खराब है तो अनूप सिंह को लेकर क्यों नहीं वो एग्रेशन दिखा रहे हैं? पूरा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अनूप सिंह को लेकर के? आप जनता के बीच जा रहे हैं तो वो दिखना चाहिए ना कि हाँ, यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि अनूप सिंह है तो जिम्मेवार वही है। लेकिन तीर्थनाथ आकाश में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। उनके जो प्रकरण है, देखिए, मैं जब जनता के बीच जा रहा हूँ तो मैं ये स्पष्ट तौर पर बार बार कह रहा हूँ कि आपने एक व्यक्ति को 25 साल तक विधायक बनाकर रखा और फिर उनके बेटे को बनाया। आपने सांसद बना के रखा 25 साल तक, अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये क्षेत्र अगर बर्बाद हुआ तो अनूप सिंह और उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस, उनके पिताजी विधायक रहे हैं और सांसद वर्तमान, मतलब पहले जो थे रविंद्र पांडे, उनकी वजह से हुआ। आपने मुझसे जयराम का जिक्र किया तब मैं जयराम की बात, इससे पहले मैंने सिर्फ यही कहा कि यहाँ के लोगों ने। आप इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पूरे कैंपेन में मैं जयराम का जिक्र क्यों ही करूंगा? मैं पूरे कैंपेन में जयराम का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं तो क्या अनूप सिंह को लेकर के आप मुखर हैं, एग्रेसिव हैं? एकदम। हम कह रहे हैं कि जिनको आपने 25 साल तक विधायक बनाया वो एक विद्यालय नहीं बना पाए तो उन्होंने किया क्या? फिर उनकी विधायकी का मतलब क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं हम जयराम की तरह वो स्कॉर्पियो पे चढ़ के गाली गलौज नहीं करेंगे, वो परिवेश नहीं है मेरा। राजनीति में भाषा खराब, विरोध होना चाहिए ना। एकदम विरोध है। अनूप सिंह का कार्यक्रम मैंने करने से रोक दिया था इस क्षेत्र में, पता कर लीजिए। मारने नहीं देंगे किसी को, हत्या कर देना ही विरोध थोड़े है। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ जयराम खिलाफ थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो अनूप सिंह के ही खिलाफ है ना, वो विधायक हैं। जयराम के समर्थक ये मानते हैं कि उनके खिलाफ का चुनाव है।
मेरी गलती थोड़े, हम ये चुनाव अनूप सिंह के खिलाफ ही लड़ रहे उनके हैं। समर्थक ये बोल रहे हैं कि आप चुनाव अनूप सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि जयराम को हराने के लिए आप चुनाव लड़ रहे भाई हैं। ये उनके, तो यहाँ तो हम मान ले कि यहाँ जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो मथुरा प्रसाद महतो को हराने के लिए जयराम चुनाव लड़े थे। ऐसा नहीं होता है भैया। मुझे लोकतंत्र ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, और चुनाव वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे उनके ही खिलाफ लड़ा जाता है। वो काम नहीं किए हैं तभी लड़ा जाता है, पर उनके समर्थक भ्रष्ट बुद्धि हैं या मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं या फिर मेरे खिलाफ हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं से। मेरी लड़ाई वैचारिक है। हम गाली गलौज किससे लड़ाई है आपकी? जयराम महतो से, मैं- रविंदर पांडे से या अनूप सिंह से? मेरी लड़ाई अनूप सिंह से है। रविंदर पांडे से और जयराम से क्यों होगी? मेरी लड़ाई रविंदर पांडे से भी है क्योंकि वो सांसद रहे, उनको उसको उपलब्धि नहीं है। मेरी लड़ाई वैचारिक है। जयराम के लोग ये बात जबरदस्ती थोपते हैं कि मेरी लड़ाई जयराम से है। मैं जयराम को गिनता ही नहीं हूँ, मैं क्यों मानूं भाई? गलत। देखिए, जयराम के लोग ये एक बात कहते हैं कि आप जेएमएम के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आजसू के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं। मेरा पूरा इतिहास ही इन लोगों के खिलाफ करा है। रघुवर की सरकार में भी जेल गए, इस सरकार में भी एफआईआर खाए, तो खिलाफ थे तभी ना थे कि ऐसे ही चले गए, ऐसे ही हो गया। अब कह रहे हैं कि जयराम के खिलाफ ज्यादा मुखर। हाँ, हम मुखर हैं जयराम के खिलाफ। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि इस पूरे 2.5 साल के आंदोलन को जिन लोगों ने दिशाहीन कर दिया, उस आंदोलन के जड़ से हम रहे हैं, तो वो दिशाहीन होगा तो तकलीफ तो होगी ना। एक आरोप ये भी है, लेकिन ये गंभीर है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत शालीनता से इसका जवाब देंगे। जो जयराम के समर्थक हैं, आपका जो वीडियो सनी भैया ने किया था उसमें कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो है आप बेरमो के लिए जयराम से टिकट मांगने के लिए गए थे, टिकट नहीं दिया, तो ये जो है अब उसी को हराने के लिए बेरमो से खड़े हो गए। ये बात मैंने ही उस इंटरव्यू में कही थी। रात के अंधेरे में ही गए थे हम, भले डुमरी में ठीक ठाक लाइट था। ये बात मैंने हर इंटरव्यू में कहा, मेरे नॉमिनेशन के दिन भी कहा, उससे पहले जब मैंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा तब भी कहा, मैंने आप सनी भैया के इंटरव्यू में भी कहा, कल भी मैंने। हाँ, मैं एकदम गए थे, मैं तो कह रहा हूँ मैं गया था। आप टिकट मांगने गए थे हाँ, जयराम से बेरमो के लिए? हाँ गए थे। वो मना कर दिए? मना नहीं किए ना। हाँ। उन्होंने 4-5 नाम बताया कि ये तमाम, मैंने पहले बहुत सारी बातचीत हुई, उस दौरान मैंने कहा बेरमो के लिए क्या सोचा गया है। तो देखिए, अमित महतो इस पूरे आंदोलन में 2.5 साल अलग रहे, जेएमएम चले गए। तमाम लोग इधर उधर जा रहे थे, किसी को अपनी सीट बचानी थी, किसी को पार्टी की लाज बचानी थी। मैंने ये कहा, मैंने जयराम से फोन पर बात की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है। मैंने ये कहा कि जब सब लोग इधर उधर जा रहे हैं तो झारखंड के नाम पे हम लोग क्यों नहीं साथ आ सकते हैं? और ये तमाम लोग चाहते हैं कि झारखंडियत के नाम पे 2 चेहरे अगर साथ आ जाएं तो बेहतर हो सकता था। कुछ कई लोगों के दबाव में, मेरे समर्थकों के दबाव, भैया जाना चाहिए, इस लड़ाई को समाप्त किया जाए। हम उसकी कोशिश में गए थे। सवाल यही कि जयराम ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया बेरमो से? जयराम जाने क्या बोले जयराम? क्या आपको लगा, समझ में आया? टिकट ना देने का क्या लॉजिक रीजन? देखिए, कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले 4-5 लोगों का नाम लिया, इसमें उसका नाम नहीं था। जयराम ने अपना नाम नहीं लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि कल शाम तक दादा बता देंगे जो भी करना है। ठीक है। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम वहाँ से प्रतिनिधित्व करें। मेरी तैयारी भी कुछ थी, हम अपने लोगों से मिले थे। मेरे पिताजी यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, अपना स्कूल है आप देखिए ही, मेरी माँ मुखिया रही है, तो अपना क्षेत्र बना हुआ है। हम इस क्षेत्र में घूमे हैं, गए हैं कई जगहों पर। तो मेरा था कि हम प्रतिनिधित्व करेंगे। कई लोगों का नाम बोले, ये लोग नहीं सकेंगे। तो जयराम ने ठीक है दादा शाम तक बता, कल शाम तक बताते हैं। मैंने रात के 11 साढ़े 11 बजे मुलाकात की थी। रात के अंधेरे में मुलाकात नहीं, मैंने मिलने का समय मांगा था। जयराम ने रात का समय दे, मेरा दोस्त क्या हो, दिन में बोलता हम दिन में मिलते, उससे कोई फर्क पड़ता है? जयराम के समर्थक यही करते हैं। जयराम के समर्थक परसेप्शन बनाते हैं, हाँ, एक माहौल बनाते हैं। अच्छा चलिए मुद्दे की बात पे तो आते हम हैं। मिलने गए, क्या रीजन दिए वो? उन्होंने कहा कल शाम तक बताते हैं। हाँ। और बताने से पहले उन्होंने अपनी घोषणा कर दी। अच्छा। बताते तो सेफ साइड लेते, तो मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरे लोग यहाँ हैं, आप तो कम से कम कहते कि भैया छोड़ दीजिए इस बार। कुछ नहीं कहा, उन्होंने घोषणा कर दी। तो मेरे लोगों ने कहा कि भैया आप गए, मैं बड़ा हूँ उससे, मैं सीनियर हूँ उससे, आंदोलन में उम्र में सीनियर हूँ, मैं गया तो कम से कम हमसे 1 घंटा पहले डिस्कशन तो कर लेते कि भैया हम लड़ना चाहते हैं। कहते तो भैया नहीं हम ही लड़ेंगे, मदद करना होगा बड़े भाई। कुछ नहीं, उसने सीधे घोषणा कर। तो मेरा तो हम बोल कर जब किए आए थे कि कल शाम तक बता देना, ताकि हम अपना कोई रास्ता तय करें, क्योंकि हमको लड़ना तो है। मैंने ये बात कही, हमको लड़ना है, हम लड़ेंगे चुनाव। लेकिन फिर भी तुमसे मिलने आए कि कल कोई ये दोष ना लगाए कि ये गया नहीं, मिला नहीं, मिल लेते, बात कर लेते। कई लोग कहते हैं बात को, बात कर लेते, क्या कह रहा नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होना। तो हम मिलने गए,
और हमको अधिकार है, मेरा घर है, हमको लड़ना था। किसके हराने किसके जीतने, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम इसलिए चुनाव नहीं। मेरा ये सिर्फ है कि ये मुद्दे जनता के बीच जाने चाहिए। अगर अनूप सिंह से, रविंदर पाड़े से या जयराम से ये बात पूछ ली लोगों ने कि मेरे बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, इसका क्या प्लान है आपके पास, तो मेरा चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा। का विजन बिल्कुल क्लियर है और इसको लोगों को अप्रिशिएट, यानी कि इसको जो है एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि एक विजन के साथ जो है आदमी चुनाव लड़ रहा है। हम आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, तो एक दो आरोप लेंगे, इसको फिर बातचीत खत्म करेंगे। हम जयराम पर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन कभी नहीं करते हैं। ठीक है। मेरे कल मैनिफेस्टो लॉन्चिंग है, उसमें भी कोई डिस्कशन नहीं। मैंने सिर्फ अपनी बात, मैं अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप सवाल कर रहे हैं तो हम सवाल से भागेंगे भी नहीं। हम भागते नहीं, अरे छोड़िए, हम नहीं। मैं स्पष्ट आप जवाब दे रहे हैं तीर्थनाथ आकाश जी, और बिल्कुल जो दर्शक है, जब मैं ये वीडियो डालूंगा, जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो वो सवाल जवाब सुनेंगे और आपके जवाब से वो कितना संतुष्ट होंगे वो भी वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ये बोलेंगे कि नहीं, तीर्थनाथ आकाश ने जवाब दिया। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे। एक सवाल ये है कि क्या जयराम महतो अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तब भी तीर्थनाथ आकाश चुनाव लड़ते यहाँ से? मैंने जयराम को स्पष्ट कहा था कि तुम जिसको भी टिकट देना, लेकिन बैरमो का बेटा को देना। बैरमो का बेटा हो उसको टिकट देना। 5 लोगों का नाम उसने बताया था। अगर वो बैरमो के किसी, उत्पल मंडल, रथू लहरी, महादेव रवानी, कमलेश महतो, पूजा, क्योंकि हम सुन रहे थे कि विजय सिंह को मिलेगा, कोई कोडरमा का व्यक्ति है, किसी विजय सिंह का, लोगों ने बताया विजय सिंह को मिलेगा। तो मैं ये बोलने गया था कि इन 5 में किसी को देगा तो हम तुम्हारा समर्थन कर देंगे भाई, लेकिन बैरमो से बाहर, मेरी माटी से बाहर कोई भी व्यक्ति होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम फिर समर्थन नहीं करेंगे। जयराम भी इस माटी का नहीं है। जयराम अगर कहते हैं कि जयराम ने कभी क्यों नहीं कहा कि वो दामोदर का बेटा है, उसने कहा वो पारसनाथ का बेटा है, तो वो मानता नहीं कि वो उसका बेटा है। हम भी दामोदर का बेटा है, मेरी माँ दामोदर है, उसका पारसनाथ है तो मेरा है, तो हम अपने वजूद के लिए तो लड़ेंगे ना। पारसनाथ का अस्तित्व भी जिंदा रहे, दामोदर का अस्तित्व भी जिंदा रहे। जयराम मैंने बैरमो के किसी लड़का को टिकट देता, लड़की को, बेटा बेटी को टिकट देता, तो हम चुनाव नहीं लड़ते। ये बात हम जयराम को बोल कर आए थे और इतना सवाल आप उससे पूछ नहीं सकते हैं। कितना जीत को लेकर का स्वस्थ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? तीर्थनाथ आकाश कितना कॉन्फिडेंट है, कितना वोट लेकर के आ रहे हैं? हम जीत हार के लिए नहीं है चुनाव में, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जीत हार का कोई ना तो आकलन कर रहे हैं हम, ना कितना वोट आएगा इसका कोई आकलन। मेरा वोट आए नहीं आए, हम राजनीतिक परिवर्तन की जब बात कर रहे हैं कि लोगों का वोट देने का सेंस बदले। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, मेरे लिए एक यात्रा है जो बैरमो के परिवर्तन का गाथा लिखेगा। हम ये कह रहे हैं कि वोट सिर्फ रोड, नाली और साड़ी, दारू, मुर्गा पर मत दीजिए। आप दीजिए जो आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा ले रहा है, जो आपके बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य का जिम्मा ले रहा है। तो हम नहीं गिनेंगे कि कितना वोट आया नहीं आया, जो भी परिणाम होगा। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स, दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर, दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in